गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हमेशा स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन पर और आने वाली नस्ल पर बात करती हूँ, यानी कि हमारी यूथ पे बात करती हूँ। एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें अपनी यूथ के लिए द बेस्ट क्या करना चाहिए। और डिफरेंट डोमेन में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। टीचर्स हो गए, यानी कि असातिज़ा हमारे, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये इदारे हैं। लेकिन कुछ इदारे अलग से भी हैं जो स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो सब किसके लिए काम करें? आने वाली नस्लों के लिए। और हमारा फोकस यही है, पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। ऑफ कोर्स एजुकेशन वेरी नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बच्चे के ऊपर ये हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसको तालीम दें। एक होता है आला तालीम, लेकिन मैं कहती हूँ आप उसको इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करें कि वो उस तालीम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। और साथ में तरबियत, मैं हमेशा इसको काउंट करती हूँ। तरबियत तालीम से बिल्कुल हट के महसूस ज़रूर होती है। कुछ लोग एजुकेटेड नहीं होते लेकिन उनकी तरबियत बड़ी अच्छी होती है। एक अच्छी तालीम से हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को आरास्ता करेंगे तो वो ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे अपने लिए एक रिस्पेक्ट बना सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम नहीं हमें रहनुमाई करने वाले नहीं मिलते। अगर हमारे वालिदैन आपस में झगड़ा करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब हम गुफ्तगू करेंगे तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। हमारे पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहेंगे, बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा बेराह रवैये का शिकार हो जाता है। टीचर्स हैं, हर वक्त बच्चे को इंसल्ट करते रहेंगे और पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, कभी मारना, कभी इंसल्ट करना, बच्चा वहाँ पर भी एग्जॉस्ट हो जाता है। अल्लाह की नज़र हर वक्त हम पर होती है। हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा रब हमें नहीं देख रहा, हर वक्त देख रहा है। तो ये याद रखिएगा, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी बनती है कि बीइंग अ मुस्लिम हम ईमान रखते हैं। फिर सेकंड, हमारे एक आइडेंटिटी ये कि हम किसकी औलाद हैं। तो एक सिर्फ हमारी एक शख्सियत नहीं, बल्कि हमारे पेरेंट्स की भी एक हमारे साथ रिलेशन होता है, उनकी भी इंसल्ट ना हो। हमें बड़ा प्राउड होता है, हमारे वालिद ने हमें इतना एजुकेटेड किया, हमारी गुफ्तगू में हमारी माँ का जिक्र होता है हमारे, और वो हमें अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते तो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेट्स सी, आज हम तालीम पे बात करेंगे, तरबियत पे बात करेंगे, स्किल्स पे बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप कामयाब होते हैं तो आपको बड़ा प्राउड होता है। तो यू आर ऑल पर्सन इज़ ऑल एजुकेटेड यूथ इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो आपके नाम रोशन होगा, एक शख्स ना बने, शख्सियत बने, ताकि लोग आपको फॉलो करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और हमारे अब्दुल कदीर ख़ान, बिल्किस ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी और बहुत सारे हमारे मुल्क के नामवर शख्सियात हैं, शख्स नहीं हैं। तो शख्सियत बनने में अपने आप को मानना पड़ता है, एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, अच्छा काम दिखाना पड़ता है। लेट्स सी, मैं सबसे पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ और जब मुझे यहाँ से, जब मेरे मेहमान कुछ गुफ्तगू करेंगे जो मुझे और सीखने को मौका मिलेगा। लेट्स सी, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है IK कोचिंग सेंटर को रिप्रेजेंट करते हुए इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र। जब भी एजुकेशन की बात होती है, यूथ की बात होती है, तो इमरान साहब सर फहरिस्त। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक और यंगेस्ट मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैथ के टीचर हैं, NJF स्कूल के, इनका ताल्लुक है, मोहम्मद अली साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। गुड हो गया। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में मैंने जिस तरह कहा कि तालीम, तरबियत और स्किल्स बहुत ज़रूरी है, तो उम्मीद लैब ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए उम्मीद लैब ऑर्गेनाइजेशन के CEO महजबीन अलवीना साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, हाउ आर यू? कैसी हैं? एक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। एनर्जेटिक अलवीना। अच्छा जी, सबसे पहले एक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तारुफ हो जाए कि आज हमने पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। जी, ओवर टू यू इमरान, क्या कहते हैं हमारे जनरेशन के बारे में? देखिए, हमारा मुल्क है, अब अल्लाह ताला ने हमें इसमें पैदा किया एक आज़ाद मुल्क में,
और अल्लाह का ये बड़ा करम है हमारे ऊपर, वरना जो मुल्क आज़ाद नहीं है उनके साथ क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं पाते। जी। तो अब जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यही हमारा मुल्क है, इसकी सड़कें टूटी हुई हैं या इसमें लाइट जाती है, इसमें पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, तो भाई ये मसाइल हमारे हैं, तो इसको हम ही को हल करना है, ठीक है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। अगर किसी इलाके में कचरा पड़ा हुआ है और लोग बोलते हैं कि यार ये गंदगी है, ढेर लगे हुए, तो ये कचरा डालता कौन है? हम और आप ही डालते हैं, कोई दूसरे से बाहर के एरिया से आके नहीं डालता। अगर गटर भरे हुए हैं तो गटर क्यों भरे हुए होते हैं? क्योंकि गटर इसलिए भरे होते हैं कि उसमें हमारी जो नाली होती है किचन की या किसी भी, उसमें कचरा जा रहा होता है, तो वही कचरा गटर की मेन लाइनें फंसता है। हम जो नालों में जो फेंकते हैं शॉपर्स वगैरह या कचरा, तो वो जाके गटर भरता है, तो इसलिए गटर के मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। तो इनको हल हमें ही करना है। अच्छा, हमने आपके साथ मिलके जो बात हुई थी, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अली के साथ, और आपके साथ मिलके हमारी बात हुई थी कि हम एजुकेशन के हवाले से काम करेंगे, और काफ़ी अच्छे से हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो हमने जो कैंपेन लॉन्च की है, पढ़ेगा पाकिस्तान बढ़ेगा पाकिस्तान, तो ये आप और हमने मिलके ही लॉन्च की है। हमारी यूथ का पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने मिलके ही इसको लॉन्च किया है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? देखिए, अब 20 से 22 साल एजुकेशन सेक्टर में मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि कराची के जो बेशतर स्कूल हैं उनके ऑनर्स मेरे दोस्त हैं और मेरी बात को मानते हैं, और उनके अंदर भी ये जज्बा है नेक काम करने का, और वो गाय बगाए हमारे साथ मिलकर करते रहे। तो हमने ये कोशिश की है कि हर स्कूल से ये बात करेगी कि भाई हमें कम से कम 3 से 5 बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लें। गुड हो गया, ठीक है। अब वो 3 से 5 बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ले गए, मुख्तलिफ स्कूल्स वाले और मुख्तलिफ जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले, तो वो ले गए। तो इस तरीके से जो बच्चा जेन्युइन है, जो पढ़ना चाहता है, जी। उसको पढ़ना चाहता है, ये भी चेक करना है कि भाई वाकई में जेन्युइन है। एक दफ़ा एक साहब मेरे पास पढ़ने के लिए आए, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, हाथ में तस्बीह थी, 2 बच्चे लेकर आए थे, साथ में एक बेटी थी, एक बेटा था, और आके कहने लगे कि यार मेरी फीस कम कर दो, मैं बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता, ये वो फला ढिमका। अब मैंने उनकी फीस कम कर दी, आधी से भी कम कर दी। अब बाहर जब मैं गया तो नई उनकी करोला का मॉडल की गाड़ी थी, उसमें मतलब समझे कि वो कहते हैं ना, पन्नी भी नहीं उतरी, सीटों की कवर भी नहीं उतरे, तो वैसे ही गाड़ी थी, न्यू ब्रांड। अब हाँ, मैंने देखा, अब मैंने कहा मैं क्या बोलूं। तो ऐसे लोग नहीं लेने हमें ऐसे लोग चाहिए जो जेन्युइन। ये तो आपने कहीं और एग्जांपल दे दी है। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। असल में जब हुक्मरान भी ऐसे ही हूँ, जो खुद जिनकी लेवल, ये मैंने नहीं कहा, ये गोरों ने कहा कि जब वो ऑफ कोर्स आप हमारे लिए डोनेशन मांगने जाते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने ऑब्जर्व, जब एक मामूली सी चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए वो खुद एक बड़े करोला में या डाले में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब आप हमारे मुल्क के लिए पैसा मांगने जाते हैं तो वो आपका भी पूरा बायोडेटा अपने पास रखते हैं कि खुद इनकी कितनी ज़िंदगी है और कैसी इनकी लविश लाइफ है, इनके पास कितना पैसा है, उसके बावजूद ये अपने मुल्क के लिए पैसा मांगने आते हो। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है सर। आपको ये फील हुआ? बिल्कुल। तो अब हमने ये किया कि पहले मतलब ये कि बाकायदा जो भी बच्चा अगर ऐसा पढ़ना चाह रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि भाई कि वो आया पढ़ सकता है, मतलब उसके घर में अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर उसके नियर बाय स्कूल जो होगा, जो उसके घर के करीब स्कूल होगा, उधर उसको हम एडमिशन कराएंगे। फिर वो बच्चा जो है वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएगा। फिर इसी तरीके से जब वो मैट्रिक कर लेगा तो उसके बाद इंटर में भी हम उसको साथ देंगे। और अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र ज़्यादा है, जैसे बाज़ औक़ात होता है घर के हालात की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो उसकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, 20-22 साल का हो जाता है, वो कहता है मैं अब पढ़ नहीं सकता, तो उनको मैं यही हर किसी के प्रोग्राम में जाकर मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई आप पढ़ सकते हो। आपकी उम्र अगर 18 साल तक है तो आप रेगुलर पढ़ सकते हो, आपका एडमिशन स्कूल में हो सकता है। लेकिन अगर आप 18 क्रॉस कर दो तब भी आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली आपको बोर्ड से एनरोल कराया जाएगा और आपको मैट्रिक कराया जाएगा, फिर उसके बाद इंटर कराया जाएगा। अच्छा, जो बच्चा ऐसा है जो कि 9-10 का है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, वो पढ़ना चाहता है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको अपने घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो ऐसा कोई भी बच्चा आपकी नज़र में भी हो, आप उसको मेरे पास भेजिए, 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर पे बैठा के उसको पढ़ाऊंगा इज्जत के साथ, ताकि वो पढ़ लिख ले और कल को माशरे में मतलब कोई मुकाम पाले। तो जो हमारी कैंपेन है पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, तो तब वो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। हम चलते हैं ज़रा तालीम के साथ, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं और कंट्री में, मैं मजबीन की तरफ चलती हूँ। आपने नोट किया होगा चाइना में, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें ना जो एजुकेशन लेवल की होती हैं और जो स्किल्स लेवल की होती है, मैं चाहे 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का, मैं सबको ऑब्ज़र्व करती हूँ। और मेरा जो सोशल मीडिया का इंटरेस्ट ज़्यादा यही होता है। तो मैं देखती हूँ कि चाइना में बच्चों को छोटी सी उम्र में, जबकि हम कहते हैं नहीं वो भी पढ़ लो, अच्छा फोकस देखो, मैट्रिक कर ले, मैट्रिक से पहले नहीं, कहीं नहीं, यूँ नहीं करना, बच्चे को बाउंड करके मदरसा, ट्यूशन और स्कूल और बस। लेकिन मैंने देखा है वो लोग, उन्होंने ये चीज़ से भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए कि इस तरह के बच्चों को जो इनिशियली
जब आप नोट करें, कभी छोटे बच्चे से गुफ्तगू करें ना, वो हर बात का आपको पटक पटक जवाब देगा। तो जब वो इतना माइंड उसका शार्प होता है, उस वक्त उसका क्लिक करना बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने 5-5 साल 4-4 साल के बच्चों को फ्री हैंड चीज़ें दी और वो क्रिएट कर रहे हैं। कोई रोटी बना रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, बड़े कोई मट्टी से केला, कोई स्वीटर बुने। ये चाइना के बच्चों को देख रही हूँ। अब ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर भी ग्रेजुअली बढ़ाया जा रहा है। तो लेट्स सी स्किल्स हमारी ज़िंदगी में तालीम के साथ कितना ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी है, लेकिन स्किल के बगैर नामुमकिन होगा उसका आगे मूव करना। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, वो चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, हाथ की बनी हुई चीज़ें हो। माजिबीन की तरफ चलते। माजिबीन, ऑफ कोर्स आप मैं चाहूँगी पहले आप मुझे ये बताएं कि उम्मीद लैब क्या प्रेजेंट करता है, ताकि हमारे नाम, मुझे तो मालूम है, हमारे नाज़रीन को पता चले। अच्छा जी, तो जैसे हम लोग अभी बैक ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, उम्मीद लैब्स बेसिकली है एक स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। लाइक वो कोर्सेज ऑफर कर रही है, वो सारे कोर्सेज जो कि आगे के वक्त में नॉट ओनली द स्किल कोर्सेज बट द कोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड टू कम। वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू द पोस्ट AI वर्ल्ड। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी बेसिक जॉब्स, असिस्टेंट की जॉब्स जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, वो आगे चलकर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही होंगी, राइट? वो होंगी ही नहीं दुनिया में। तो आप कैसे अपने बच्चे को ऐसे वक्त के लिए, ऐसे दौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि है ही नहीं? आप उनको एक सैराब के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, चले, अब तो ये बहुत थैंक्स टू सोशल मीडिया कि इस तरह की और वीडियोस आ रही हैं, लोगों के अंदर फिर भी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। वरना हमारे यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से मतलब उनको बताया जाता है बस ये पढ़ लो। थ्योरेटिकली किसी चीज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि आप एक दफ़ा आइल्स देती हैं तो 2 साल के बाद वो आइल्स एक्सपायर क्यों हो जाता है? हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में है ना। अच्छा, उसके बैंड होते हैं कि भाई इतने बैंड तक एक क्वालिफाइड आप हो सकते हो, ऐसे हाँ, ही 2 साल के बाद आपको दोबारा आइल्स देना है। वाई? बिकॉज आप अगर किसी स्किल को यूज़ नहीं कर रहे, 2 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, आपका जहन भूल जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप यूज़ ही नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको उसको काम नहीं, यूज़ में नहीं लेकर आ रहे हैं उसको। ठीक है, तो आप बेसिकली वो आपका ब्रेन जो है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पे डिलीट कर देगा। बिल्कुल ऐसे, राइट? एग्जैक्टली द सेम वे आप बच्चे को 10 साल तक बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है उसका? वो रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे, क्या फायदा जैसे उसका? जैसे लेकिन वो चीजें जो ये जो आपने कहा ना, ये भी प्रैक्टिकल ऐसा ही है। So, आप आपने भूल जाते बच्चे को लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये ईमेल लिखना सिखाया है, बट ही इज नॉट यूजिंग दैट इन द रियल लाइफ। आप उससे लिखवाइए, आज मैट्रिक के बच्चे को बुलाएं, उससे लिखवाएं, वो नहीं लिखने के काबिल होगा। इसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकली वो काम कर ही नहीं रहा। तो किस तरह से हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू बच्चों को सिखाएं? सबसे पहले हम इसके ऊपर काम करते हैं, फिर वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो कि स्कूल्स अभी तक इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं बट दे शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ their curriculum, we are selling that. Now, one of the very important problem that we face as a nation is हमारे यहाँ पे टीचर्स को ही वो चीज़ें नहीं आती, हमारे यहाँ पे ओनर्स को भी ये चीज़ें नहीं पता हैं। सर भी जानते हैं माशाल्लाह बहुत, आई एम सो हैप्पी कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस द the field, the entire system of education has been commercialized, हम टीचर्स के ऊपर पैसे भी नहीं लगाना चाह रहे होते। टीचर्स खुद भी इतने ज़्यादा जो है वो हम एज अ नेशन ही कामचोर लोग हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते कि ज़्यादा खुद मेहनत करें, खुद सीखें भी, तो हमारे टीचर्स ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते। ओके माजिबीन अलवी, हम आपसे थोड़ी देर ब्रेक की तरफ इजाज़त है, फिर हम आपसे कंटिन्यू दोबारा करते हैं। लेट्स सी नाज़रीन, यहाँ शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। और मैं कहूँगी कि सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि शुरू से ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जनरेशन के लिए बेस्ट वर्ड्स के काम काम काम। और अल्लामा इकबाल साहब ने तो बहुत सारी अपनी शायरी में जो मेंशन किया कि जो नस्ल है आने वाली वो क्या करना है, उनको शाहीन से तशबीह दिया। नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
बता तेरी रजा क्या, आप क्या चाहते हैं। और आपको रहनुमाई के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सीखना आपने, पढ़ना आपने। असातिज़ा एक जैसा सबको पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कुछ थोड़ा कम। ये डिपेंड ऑन यू। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कौन है, जी हाँ, जी यहाँ पर NJF स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए मैथमेटिक्स के टीचर मोहम्मद अली साहब, आपको वेलकम कहती हूँ एक बार पे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं बेसिकली आपको बड़ा सरप्राइज़ नाज़रीन, मेरे मॉर्निंग आज मेरी टीम को पता चलेगा, शायद मैंने कभी बताया हो, मैं मैट्रिक को मैथ पढ़ाती थी। अच्छा। और 9-10 में 9th में अगर साइंस किसी ने ली हो तो उसमें मैथ नहीं होता, और वो मैट्रिक में होता, और जो आर्ट्स लेता है वो 9th में मैथ होता है। मैंने अलजबरा और टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, पैथागोरस, ये सारा मैंने, और मुझे तो अभी तक वो 13 A+B और ये सब के अभी तक फॉर्मूले याद है। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है इसमें, कभी कभी कुछ चीज़ें भूलना चाहूँ भूल भी जाती हूँ, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स वो है ना A+ के ऊपर एक 2 लिखा होता है, फिर उसका फॉर्मूला क्या है, A² B², फिर A+3 का भी मुझे फॉर्मूले सब याद है। उस फॉर्मूले के तहत हम क्वेश्चन या मतलब सोल्यूशन करते थे ये सारे। तो अभी भी मेरे, और फिर मैं फिजिक्स भी मैट्रिक को पढ़ाती थी। अच्छा, जिस सरप्राइज को वो भी इसको इनको भी शौक है, न्यूटन का लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, ये सारे मुझे, फिजिक्स भी बड़ी, उसमें भी SAB और इस तरह के SA² और ये सब मुझे फार्मूले में करके करती हूँ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी फिजिक्स पढ़ाया, तो बड़ी अच्छी मेरी वो थी। एज अ टीचर लीड में बहुत अच्छा करती थी, इसीलिए प्रिंसिपल मुझे स्पेशल जो है ना एक डेजिग्नेशन भी दी हुई थी। और सब टीचर दुआ करते थे, मेरे ख्याल में मेरे चैनल भी मुझसे दुआ करता होगा, ये कल से ना है मेरे स्टूडेंट जो वहाँ पर, जितनी मुझे मैडम ने कहा था असेंबली में तुम्हारा होना मिस ज़रूरी है, क्योंकि मैं कभी छुट्टी नहीं करती थी। ये मेरी रिकॉर्ड जिसका मिली मुझे अवार्ड, अच्छा स्कूल में भी यही था, मुझे अवार्ड मिलता था कि नो छुट्टी, मेरा एक पैशन है काम करने का। तो वो कहती थी मिस आपने जो है ना असेंबली करवानी है। तो जब मैं असेंबली करती तो हर टीचर, और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती थी 9th को, तो वो दुआ करते थे कि ना ही आए तो अच्छा है। और मुझे लग रहा मेरे इदारा भी मुझे कहता होगा ये ना ही आए तो अच्छा है। हर बंदे की अपनी होती है, तो वो, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑनर होते हैं वो कभी नहीं चाहते, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिनको एक टॉर्चर होता है, वो कहते हैं कि ना हो मेरे स्टूडेंट को टॉर्चर। लेकिन उसका फीडबैक ये मिला, जब सब सब्जेक्ट में नंबर कम आए लेकिन मेरे सब्जेक्ट में उनके नंबर ज़्यादा आए, तो सब बच्चे मेरे आके गले लगने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने रिजर्व हो गई थी, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट थी उनकी। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने तुम्हें जो डांटती थी ना, जब आप मेरे लिए दुआ करते थे कि मिस छुट्टी करें, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये वो सख्ती इसलिए थी कि पहले मैं खुद स्ट्रिक्ट थी, तो आज तुम लोगों को वो स्ट्रिक्टनेस समझ आई कि ये किस लिए थी। तो मेरा एक अलग सा रूल था। तो आप मुझे बताइए, पंक्चुअलिटी, मैं कहूँगी टाइम पंक्चुअलिटी मेरे अंदर बड़ी पैशनेट था। कहते हैं कि वक्त कभी भी उसका साथ नहीं था जो वक्त के साथ नहीं चलता। तो वो बच्चे जो सबसे ज़्यादा मेरे से एग्जॉस्ट थे, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं सबसे ज़्यादा नंबर आपके सब्जेक्ट में। मैंने कहा सबसे बुरी भी मैं ही थी। लेट्स सी, थोड़ा टाइम लगता है, वक्त हर चीज़ की कदर करवा देता है। मैं आपको, क्योंकि आप मैथ के टीचर हैं, तो मुझे आपने वो तमाम चीज़ें याद करवा दी। और अभी भी मेरे बच्चे मुझे मिलते हैं ना, बाखुदा ऐसे रिस्पेक्ट करके मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो डिफरेंट काम करें। लेट्स सी, आगे लपक उनको कामयाब करें। जहाँ पर भी अच्छी चीज़ें छोड़ी हैं, बिल्कुल, चाहे लोग माने ना माने, फॉलो वो मेरी ही बात को करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात कही है, चाहे मेरा इम्प्लीमेंट हो कुछ हो, लेकिन फॉलो और कॉपी हमेशा यही करेंगे कि ये सही है। वो एक्सेप्ट ना करें वो अलग बात है। लेट्स सी, हम चलते हैं हमारे साथ मोहम्मद अली। मैथ हर किसी को इरिटेट करता है, लेकिन तुम्हें और मुझे तो बहुत पसंद है। असल में मैथ तो हर किसी को इरिटेट करता है, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, मैं एज अ स्ट्रिक्ट टीचर नहीं, एज अ फ्रेंडली टीचर के तौर पे अभी का चल रहा है, क्योंकि अगर अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, अगर आप टोटली स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखेंगे ना, तो वो यूज टू हो जाएंगे। फिर कभी आप स्ट्रिक्टली उनसे बात भी करें, उनको प्रेशराइज भी करें, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक टीचर होता है ना जो आपसे फ्रेंडली है, आपसे ऐसी मजाक भी कर रहा है, उस वक्त वो गुस्से में आ गया तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपने नॉर्मली नोट किया होगा, एक टीचर जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा होता है उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, प्रिंसिपल सिर्फ गुजर के चला जाए, क्लास खामोश हो जाती है। लेकिन जिस दिन प्रिंसिपल डेली क्लास में आने लग गया ना, फिर वो इम्पैक्ट नहीं रहता। तो इसी तरीके से थोड़ा सा फ्रेंडली रह के, मजाक करके, दोस्तों की तरह भी पढ़ाया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी उसके बाद स्ट्रिक्टनेस भी दिखा दी।
तो वो इस तरीके से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। क्लास में बच्चों का फीडबैक कैसा मिलता है, कितने इंटरेस्ट लेकर, कुछ बच्चों की सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि ये पसंद है, तो मैथ में कितना इन्वॉल्व होते हैं, सच सच बताइए। मैथ में बेसिकली मैथ आपको, जैसे आपने कहा कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके लिए मैं ये करता हूँ कि अब जैसे फ्रेंडली मैंने बिहेवियर रखा मैंने, तो अक्सर होता है ना, जब आप क्वेश्चन करते हो कि किसी को अगर नहीं समझ आया या किसी में डिफ़िकल्टी बता दे, स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो उस वक्त कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन वो मुझे बता देते हैं। मैं कहता हूँ अगर अभी पूछ लो कोई मसला नहीं है, अब बाद में भी आके पूछ लो। अगर सबके सामने मैंने 4 बार समझा दिया, अब आपको लग रहा है आप पूछोगे, अब बेइज्जती हो जाएगी क्लास में कि सबको आ गया इसी को नहीं आया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लंच टाइम में आ जाना मेरे पास सेपरेटली, मैं आपको तब भी समझा अच्छा, दूंगा। इसका रीज़न एक और भी है, इसको मुझे अली बताना है। मेरा एक रूल ये होता था कि मैं कहती थी थोड़ा पढ़ाओ, ज़्यादा नहीं पढ़ाओ, एक चीज़। और एक चीज़, क्योंकि मैं भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन जब नई कोई एडिशनल आते थे, हर साल चेंज भी होता है, तो एक होता था कि उसके अंदर जब हमारे पास एक एग्जाम्पल्स जिसे बोलते हैं, तो मैं बच्चों को अक्सर कहती थी, देखें एक अंदाज़ है मेरा बात करने का या बोलने का, मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा अगर कोई बात नहीं समझ आती, मुझे नहीं आपके 20 सवाल मैंने एक समझाया तो, क्योंकि नोट करना कभी ए बी सेक्शन में कहीं ना कहीं चेंज होता था तो बच्चे कंफ्यूज होता था, तो मैं हर सेक्शन से क्लियर करती थी। तो मैं कहती थी नहीं, थोड़ा पढ़ लो और अगर नहीं समझे तो एग्जाम्पल फॉलो करो, क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल देख के आपको समझा रही हूँ, क्योंकि नए एडिशन है, कुछ भी है, और टीचर भी हमेशा देख के फिर उसके बाद पढ़ाता है। तो बच्चों के ऊपर क्या बर्डन डाले, मैंने अक्सर टीचर को देखा है, और जब मैं स्टूडेंट थी तो ऐसा होता था, वो एक सवाल समझा के अब घर जाते थे, तो हम जब जरा सा नीचे आते थे, जैसे 13 क्वेश्चन है, अब वो मतलब हमने ए सेक्शन किया और आगे जब सिचुएशन में गए तो वहाँ थोड़ा चेंज हो गई, वहाँ पे हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। तो ये जो डिटेल है, क्या ऐसा हमें बच्चों को समझाना चाहिए? बेसिकली ये डिटेल क्लियर मैंने ऐसे बताया क्योंकि पढ़ाया तो मुझे बेसिकली डिटेल ये समझाने वाली ही ये डिटेल होती है। आपको अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, तो आप पढ़ा नहीं रहे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। गुड गुड। क्योंकि मैथमेटिक्स को ही आप याद करके नहीं आते, अगर मैं आपको याद करा दूं तो आपको बेकार है। वैल्यूज चेंज है, उसके मेथड्स देखने, आपको अगर जब मेथड समझ आ गया ना, फिर मैं कुछ भी चेंजिंग कर दूं, आप क्लियर कर लेंगे। गुड गुड गुड। अच्छा, असल में ये चीज़ मैंने जब मैं खुद पढ़ता था ना, हमारे टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो एक बार समझा देते थे, अगर उनसे सवाल कर लो ना, उनका आगे सर जवाब पता क्या आता था? जब मैं समझाता तब क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसा टीचर तो बिल्कुल नहीं बनना, ऐसा टीचर नहीं, बिल्कुल नहीं बनना। ये चीज भी बड़ी काउंट करती है। इसमें एक चीज़ और, अच्छा क्लास में गर्ल्स होती है ना, वो फिर थोड़ी सी डर जाती है, समझ जाती है। लड़कों को आप एक टाइम तक डरा सकते हैं, उसके बाद फिर उन्हें असर नहीं पड़ता है। अच्छा नहीं, हमने डरा के पढ़ाया नहीं, पहले आपने नहीं पढ़ाया, हमें बड़े अच्छे टीचर मिल गए। वैसे थे वो सही, लेकिन शायद उनका बिहेवियर ऐसा था, बुरी बात कोई नहीं थी उसमें, लेकिन वो बाय नेचर ही स्ट्रिक्ट थे। वो वैसे भी कभी बात करते थे ना, ऐसा लगता था गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत मैथ जो है बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। मैं मैट्रिक में जब मेरे नंबर आए 98, तो मैं इतना रोई थी ना, मैंने कहा 100 क्यों नहीं आए। मैंने कहा अब मैं सोचती रही, मैंने कहाँ कुछ गलती की, 2 नंबर कटे। मुझे अभी भी याद है, सबसे ज़्यादा मेरे मैथमेटिक्स में नंबर थे। तो लेट्स सी, ये होता है, बच्चे ज़रा इन्वॉल्व होते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि कभी बच्चों ने एजुकेशन लेवल पे कंपटीशन किया हो? ये कंपटीशन कितना होना चाहिए, हेल्दी कितना होना चाहिए, और ये कौन से बच्चे हैं जो खुदकुशी भी कर लेते हैं? मैं इमरान बहुत सीनियर है तो मैं उनकी तरफ चलूंगी, लेकिन मैं 2 मिनट है तो मैं चाहूँगी पहले इनसे ही बात करूँ, फिर ब्रेक के बाद मैं इमरान से इस क्वेश्चन को क्लियर करूँगी। बच्चे बड़े पैशनेट होते हैं, और जो मैथमेटिक्स लेता है वो प्री इंजीनियरिंग में बहुत ईजीएस्ट मूव कर सकता है, क्योंकि ये एक ऑप्शन होता है, क्योंकि बायोलॉजी 9 में होती है। तो आप लोग अब जरा सिचुएशन बताएं कि आप क्या सिचुएशन चले, मैथमेटिक्स लेने वाले कौन कौन से, सॉरी मैट्रिक के बाद कौन कौन से लेवल डोमेन में बच्चे मूव कर सकते हैं? बेसिकली जो आपका मैथ्स लेके जाते हैं तो उनका ज़्यादा कॉमर्स की साइड पे ये होता है कि वो ज़्यादातर बीएस अकाउंट फाइनेंस में चले जाते हैं, और बाकी मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशंस की तरफ चले जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है कि नहीं होता? बिल्कुल, ये आते हैं मैथमेटिक्स की साइड से ही। अच्छा, अभी जैसे कंप्यूटर साइंस का एडिशन हो गया। ओके, गुड गुड। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी अगर आप एक तरीके देखे जाए मैथ की तरह, क्योंकि जब आप आगे जाते हैं लेवल्स पे तो कोडिंग है। कोडिंग भी वाकई में काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट है। अगर जो मैथ्स को बर्दाश्त कर सकता है वो कर सकता है। ओके, बाकी अच्छा, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी ना, तो उसमें 19 अब तो मेरे को 102 कुछ फॉर्मूले ऐड हो गए होंगे, तो मुझे वो सारे फॉर्मूले भी, वो जब पीरियोडिक टेबल खोला जाता था ना, तो सारे जी Na, कैल्शियम, H2O, ये सारे, फिर इनकी क्वेश्चंस भी बनती थी। तो ये भी बड़ा एक मज़े, और फिर हमारे होते थे प्रैक्टिकल्स होते थे,
बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैथमेटिक्स के कुछ प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन एक कॉमेडी जाते जाते करूँ कि वो एक हमारे टिकटॉकर है फरहान, कह रहा है मैंने समझ नहीं आती, नहीं वो पता नहीं कुछ इस स्टाइल में बोलता था, मेरी बहन पापा की परियों और मेरे जहाज़ों के सिंपल, वो कहता था कि ये जो हमने पढ़ा है A+2 हमें मैथ में पढ़ा, हमारे टीचर ने बताया नहीं इस्तेमाल कहाँ होंगे। तो ये कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो ये पूछना पड़ता है कि ये हमने जो ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री या ये तमाम पैथागोरस और ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, ये इस्तेमाल कहाँ होंगी। तो ये भी बड़ी, ये तो अभी मेरा काम वाली बताएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं इमरान खालिक साहब, मोहम्मद अली एंड माजबीन अलवीना। अच्छा जी, मैं जरा इमरान खालिक से की तरफ चलती हूँ। ऑफ कोर्स तालीम की बात हो रही है, तालीम का नॉलेज होना और एजुकेशन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर टू यू, कुछ कहना चाह रहे थे इमरान? देखिए, पहले सब्जेक्ट जो होते थे जी। जब पुरानी बात करें तो उसको होते थे 9 में 5 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है, मैट्रिक में बिल्कुल 5 बिल्कुल सब्जेक्ट। ऐसे, बिल्कुल। अब जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, अब 9 में कंपल्सरी 7, और इस पे भी होता जी था। अब 9 में 7 सब्जेक्ट हो गए, मैट्रिक में भी 7 सब्जेक्ट हो गए। ओके, और मैथ्स जो है ना, जो पहले मैट्रिक में होती थी जी जी जी। और जो जनरल साइंस लेता था उसके लिए 9 में होती थी, अब दोनों में हो गई है। अच्छा, दोनों में दोनों में मैथ्स हो गई है। और आप कंप्यूटर ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं, तो आगे चल के आप कंटिन्यू करके आपकी मर्जी, प्री मेडिकल लें, प्री इंजीनियरिंग लें, कॉमर्स लें, ये उसके बाद की फिर फील्ड होती है। लेकिन जब इंटर के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर आपने प्री मेडिकल लिया है तो आप मेडिकल में जा सकते हैं। ओके। अगर प्री इंजीनियरिंग लिया तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, लेकिन प्री इंजीनियरिंग से कॉमर्स में जाते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स लिया इंटर में तो ना आप मेडिकल में जा सकते हैं ना इंजीनियरिंग में जा सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। ठीक है। और अब इस साल से अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, 3 नए सब्जेक्ट्स और शुरू कर दिए कि आप अगर चाहो मैट्रिक में तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो ये तो हो गई फील्ड्स की बात है जो हमारी हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात आपने ये कहा कि बच्चा जो है आजकल जो है वो खुदकुशी क्यों कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, हमारे यहाँ मुकाबलेबाजी की जो रुझान है उसकी वजह से बच्चा जो है वो इस डेप्थ तक चले जाता है, इस हरकत तक चले जाता है। वजह क्या होती है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम माँ बाप जो होते हैं, बाप तो नहीं, माँ फ़ौरन बोलने लगती है कि देखो तुम इतनी शरारतें करते हो, इतना तंग करते हो, फला बच्चा तो नहीं करता, फला बच्चा तो नहीं करता, चाहे वो मोहल्ले का हो चाहे वो ख़ानदान का हो। वहीं से मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। फिर छोटी सी क्लास में होती है, आप मेरे A1 ग्रेड लेकर आ रहे हो, वो बोलेगा कि यार ये तो कम है, तुम्हारे A1 ग्रेड अच्छा ग्रेड है, वो बराबर वाले का बच्चा तो 90% लाया, तुम 80 लाए हो। तो फिर उसके बाद जब बढ़ता रहता है आगे वो बच्चा, फिर उसके बाद जॉब पे जाता है, भाई अम्मी कितनी जॉब पूछ रही है, कितनी जॉब सैलरी है आपकी, आपने बोला भाई 60,000, तो बहुत कम है, उसकी तो 1 लाख है, उसका 1.5 लाख है, तुम्हारे पे इतना खर्चा है ये। तो मतलब उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि मकसद वो ज़हनी तौर पे इतना वो हो जाता है, वो कहते हैं कि यार अप्रिशिएट नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास एक बच्चा पढ़ने के लिए आता था, तो शुरू में उसके 4-5 टेस्ट हुए, तो हर टेस्ट में 25 में से 0 लाया। सही। फिर जब उसने 5 लेकर आया तो मैंने उसके अब्बा ने पूछा कैसा पढ़ रहा, मैंने बहुत अच्छा पढ़ रहा। तो उसके अब्बा ने बोला सर वो मैसेज में तो वो 5 नंबर थे इसके, वो 25 थे, शायद एरर हो गया होगा, मिस्टेक वो मेरे पास मैसेज जो है। मैंने कहा एरर नहीं, 5 ही थे। अब वो परेशान हो गया। मैंने कहा यार इंप्रूवमेंट देखो, 5 टेस्ट में फिर 0 नंबर लाया, आज डायरेक्ट 5 पे आ गया, कल 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, फिर पूरा 25 पे आ जाएगा। मतलब अप्रिशिएट करना जरूरी है बच्चे को। देखिए, एक बच्चा 0 पे खड़ा है, 5 पे आ गया, आप उसकी तारीफ करोगे तो 10 की तरफ सोचेगा ना वो। अगर वहाँ आप उसको कुछ भी इनकरेज नहीं करोगे तो वो वापस में पे चले आएगा, फायदा क्या। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे जब हम बच्चों को लेकर चले जाते हैं, उनको जो मुकाबलेबाजी की फिजा में लगा देते हैं कि वो फिर इस तरफ उसका तरफ के साथ चले जाते हैं। फिर सेकेंडली, मैंने आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में गाय बगाए एक बात बोली, हालांकि रिपीट नहीं करता मैं, बच्चा गेम पे जो खेल रहे हैं, बेतहाशा खेल रहा है, जो इतने ख़तरनाक गेम है कि मैंने पहले भी आपको सामने की बात करी है कि वो इतने ख़तरनाक गेम है कि उन पर पाबंदी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, एक बच्चा है 2 घंटे गेम खेल रहा है कंटिन्यूसली, स्क्रीन पे क्या है, सामने से बंदे आ रहे हैं, ये मारा उसको वो खून निकल रहा है, ये मारा बम वहाँ से खून निकल रहा है, वो उड़ रहा है। यानी आप समझ लें तामिल मूवी बना दी उन्होंने।
जो तामिल मूवी में नहीं होता कि वो हजार बंदा और उसको इन्वॉल्व कर दिया, वो भी एक इन्वॉल्व कर कैरेक्टर दिया है, वो कैरेक्टर हो गया। मकसद मेरा, एक दोस्त मेरा बैठा था पूछता है वो फला फिल्म आई थी इनकी कैसी थी, मैंने कहा यार मैंने 5 मिनट देखी थी, दिल चाह रहा तुम सामने तुम्हें रख के दे देता है। तो अब वो हैरत से देखने लगा। तो मैंने कहा भाई ये तो बच्चों को लेके इस तरफ जा रहे हैं, जब कंटिन्यूसली बच्चा 2 घंटे बैठ के गेम खेलेगा और ये खून खराबत देखेगा तो उसका जहन फिर इसी तरफ होता है। फिर क्या होता है, फिर जब वो गेम खेल के आप उसकी माँ बोल रही है बेटा 2 घंटे का हट जाओ, हट रहा हूँ, 2.5 घंटे का हट जाओ, हट रहा हूँ, 3 घंटे बाद जब हटता है तो आंखों में उसकी यूं करके देख रहा होता है, पलक यूं झपका रहा होता है जोर जोर से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है बच्चे की। फिर वो कोई शामत किसी की आती है, दूसरा कोई भाई है अगर वो उसको टोक दे किसी बात को, उससे लड़ने लगा रहता है, बाहर जाता है, बाहर लड़ने, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है छोटा बच्चा। बिल्कुल ऐसे। और 10 से 12 साल के बच्चे में भी ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो जाता है, क्योंकि नींद पूरी ना लेने की वजह से, टेंशन में रहने की वजह से। तो पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि भाई खुदा के लिए बच्चे को बड़ा ना बनाए, बच्चा बच्चा है। हमारा भी दौर था, हमारे वालिद साहब हमें अगर हम काम करके वापस आ रहे होते तो डांटते थे रात में क्यों आ रहे हो, शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी। लेकिन आज के जो बच्चा है वो बाप बन गया है। इमरान भाई की हर गुफ्तगू में आखिरकार इनके वालिद आ जाते हैं, और ये होना चाहिए। ऑलवेज फील करें कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। तो गुफ्तगू कुछ इन्होंने बड़ी प्यारी सीखी कि हम बच्चों पर इतना प्रेशर नहीं डालें कि वो, और ये बच्चों को जो गेम के थ्रू इतना एग्जॉस्ट ना करें कि वो अपने आप को किसी और ट्रैक पे ले जाएं और उनको बैक करना मुश्किल हो। लेट्स सी, साथ साथ उनको अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी पर लगा दें जिस पे उनका फ्यूचर मुनस्सिर करे तालीम के साथ, तो क्या कहते हैं मजमीन, आप क्या कहती हैं? ऐसा मज़ेदार नहीं हो जाएगा? जैसे आप कितने इंटरेस्ट के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं बच्चे, तो क्या वो अपने साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर कि ये बनना है, एक होता है, एक चार्म होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो उसको अटैच करवाया जा सकता है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात करी है, बल्कि हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं उम्मीद लैब्स के में, जिसमें हम कहते हैं आपको बच्चों को उनके रोल मॉडल से कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूसली क्रिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं ऑब्जर्व भी कर रही थी, हमें अपने हीरोज़ की डेफिनेशन को चेंज करना है। अभी आप जाएंगे ना, आप क्लास में किसी बच्चे से कहेंगे बेटा आपका हीरो कौन है, तो वो पीछे से आवाज़ आएगी, कोई बॉलीवुड एक्टर का नाम आएगा, किसी हॉलीवुड एक्टर का नाम आएगा, बट दे वुड जस्ट नॉट अंडरस्टैंड हाउ शैलो देयर थिंकिंग इज। ये तो सेलिब्रिटीज हैं, ये बेसिकली एक्टर्स हैं, ये हीरोज नहीं हैं। हीरोज कौन है, इनकी डेफिनेशन क्या है? फिर एक और चीज़ आजकल जो मैं बच्चों में देखती हूँ बहुत ज़्यादा, वो आती है कि वो अपना कंपैरिजन ही गलत लोगों से कर रहे होते हैं। देखिए डिफरेंट जीडीपीज़ हैं, एक एंटरटेनमेंट की जीडीपी जिसके जो कस्टमर्स हैं या टारगेट ऑडियंस है बहुत डिफरेंट है उनसे जो कि कोई दूसरा काम कर रहे हैं, एक इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, राइट? उसी तरीके से लोग उनको जानेंगे। आप अब एक क्या कहते हैं इंजीनियर होके एक एंकर से थोड़ी मवाजना करेंगे अपना, एक सिंगर का मवाजना सिंगर से होता है, डॉक्टर का मवाजना डॉक्टर से ही होता है। तो पाकिस्तान में अगर आप मवाजना करना चाहते हैं तो आप देखिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में, आप देखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ कौम ने क्या किया, ये हीरोज हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौम जो है वो हमारे यहाँ पे मेहनती लोगों के साथ क्या सलूक करती है, ठीक है? तो फिर आप इतने दिल बर्दाश्त भी नहीं होंगे। अब माजरत बहुत, लेकिन ये एक हकीकत है, रियलिटी है, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो हैं आपकी सोच बहुत डिफरेंट है ना, आप जीडीपीज, गलत जीडीपीज का मवाजना कर रहे हैं एक दूसरे से। ये पैसे कमाने की एक अलग सेक्टर है, दूसरा पैसे कमाने का एक अलग सेक्टर है। हम प्रोग्रेसिव सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है? कुछ हम चाहते हैं कि हमारी कौम को हम खेल तमाशे के बजाय काम, अच्छे काम में लगाएं। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं, खेल भी अपनी जगह ज़रूरी है और तालीम भी अपनी जगह ज़रूरी है। तो बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई चेंज नहीं करनी होती, पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना होता है। अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, वो सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को बताइए कि ये टॉपिक है, ये आगे चलकर इतनी अच्छी तरीके से यूज़ होना है। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं लेकिन आप फाइनेंस नहीं बता रहे, बच्चा अपना टैक्स फाइल नहीं कर सकता। कितने लोग हैं जो अभी हमें टैक्स फाइल करना है ना, एनटीएन नंबर, कितने लोग रिन्यू करवा सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। जब इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो दो अलग अलग ये साइलोस के अंदर वर्क कर रहे हैं ये चीज़ें। बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद वो भूल जाता है, अगली ज़िंदगी में निकलता है वो ज़ीरो होता है और वो काम कर ही नहीं पाता। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कहने का मकसद ये कि आप जो हमारी माशाल्लाह मजबीन ने एक बहुत अच्छी क्लियर डेफिनेशन बयान कर दी, बल्कि डिफ़ाइन किया है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को अगर कोई उनका गोल, उनका एम जो भी उनका है बनने का, अगर हम उसको ज़रा सपोर्ट करें तो वो आगे जाके उनके लिए उनको बूस्टअप करने में बड़े हेल्पफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
शी वॉन्ट, या उसकी कोई भी चाहत है लाइक कि मैं कुछ अच्छी डिज़ाइनर बनूं, फैशन डिज़ाइनर, तो एजुकेशन के साथ उसको सिलाई, पहले लोग कहते थे सिविंग कटिंग तो सिविंग कटिंग से स्टार्ट लीजिए, तो उसकी क्रिएशन को अप्रिशिएट करिए। कभी बच्चा आपके पास कोई पेंटिंग लाते हैं ना, तो देन वो आप बहुत खुश होते हैं। अगर आप खुश ना होकर छोड़ें वो, तो बच्चे की वहीं डिमोटिवेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा क्या करना चाहते हैं उस वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रूमिंग कीजिए। और आप यकीन करें, जब बच्चों को हम अपनी बहनों ख़वातीन को आपने देखा होगा, या कोई बच्चे को हम लोग थोड़ा अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, तो पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो वो अपने काम को निखार के प्रेजेंट करता है। एजुकेशन के साथ साथ उसके स्किल्स, यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है जो उसका फ्यूचर बेस करता है। तालीम के साथ उसका स्किल उसका फ्यूचर, मैं कहूँगी उसकी प्लानिंग, उसका बेस करता है कि वो आखिर आगे बूस्टअप कैसे करेगा। मैं अली की चलती हूँ, साथ साथ ऑफकोर्स आप टीचर हैं, बच्चों के साथ एक आपने कहा बड़ा फ्रेंडली इंट्रैक्शन है। बच्चों की डिस्कशन अब किस लेवल के, क्योंकि ज़िंदगी का हर 10 साल बाद एक जनरेशन का माइंड चेंज होता है। माइंड सेट अब क्या है बच्चों का? बेसिकली अब जो हैगा, अब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गई है और टीचर्स भी अब इम्प्रूव हो रहे हैं। जिस टाइम हम पढ़ते थे, हमारे टीचर ने हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट बताए हुए थे, जिसमें आपके एक बैंकर होगा, 3 फील्ड थी, एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे खत्म हो गई दुनिया। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे कि इन्होंने कहा कि शुक्र है आर्ट साइंस से निकल के यहाँ तक पहुँच गए, फिर एक और चीज़ आ गई। हाँ ओके, ठीक। नहीं, जैसे इन्होंने बताया ना कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट में बस मसला ये था कि गाइड करने के लिए टीचर्स को भी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया आ गया है, काफ़ी सारे चैनल आ गए और इंटरनेट से बंदे काफ़ी फास्ट हो गए हैं बच्चे वगैरह भी। तो और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा है ना, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ ही बच्चों का रुझान है। अच्छा, हम लोगों के टाइम पे होता था कि हमारे पेरेंट्स भी थे, उन्हें भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अब मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस कर दी है। तो इसी हिसाब से अब जो बच्चों का इंटरेक्शन है, माइंडसेट भी बच्चों का इसी तरीके का है कि अब फास्ट टेक्नोलॉजी के पीछे। अच्छा, गेम्स वगैरह से सर कह रहे थे, वाकई में गेम्स वगैरह में बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, गेम्स भी हमारे मसला ये है कि हमारे जो बच्चे आजकल के हैं वो वही गेम खेल रहे हैं जो कुछ दे नहीं रहे, वरना गेम्स में भी काफ़ी सारे गेम हम जाते हैं। अगर माइनक्राफ्ट वगैरह आप खेलें तो उससे आपका फोकस और चीज़ें बढ़ती हैं। एआई भी आगे कुछ क्रिएशन बच्चों, बिल्कुल क्रिएशन। अच्छा, जैसे प्रोग्रामिंग के इवन के ऐसे गेम भी है जो आपको प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं। वाओ। लेकिन क्या अवेयरनेस हमें देनी पड़ेगी। अब वो किस तरह आएगी कि हम अब जो बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा है, अब टीचर जो है, अगर सारे टीचर इसी तरीके से आगे उन्हें गाइड करेंगे, क्योंकि गाइड टीचर ही करता है। गाइड टीचर ही करता है। अब एक बच्चे ने मैट्रिक किया है ना, उसको आगे प्री इंजीनियरिंग लेना है, प्री इंजीनियरिंग वो कैसे ले रहा है? बस बोल दिया बस प्री इंजीनियरिंग, उसे ही नहीं पता प्री इंजीनियरिंग काम किसके आगे, मुझे करना है क्या आगे जाके, पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे करना क्या आगे, मुझे करना क्या। अब वो कॉलेज में गया, अच्छा मेरे नंबर 80 आ गए, मुझे तो ऑप्शन है मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अच्छा, अब उसे क्यों कुछ ले सकते हो यार, तुमने करना क्या है, तुमने इंजीनियरिंग उठा दी, आगे जाके तुम इंजीनियरिंग, अच्छा ये सब इसको यूटिलाइज कहाँ करना है, यही तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, मेरे दोस्त के साथ हुआ भी था, हम लोगों ने जब उठाए थे ना डिफरेंट सब्जेक्ट, उसने इंजीनियरिंग उठा ली, उसको पता कुछ नहीं कि हम लोगों ने भी उठाई थी। उसने कहा मैं भी यही लूंगा, मैं भी यही सब्जेक्ट चूज करूंगा। तुम लोग उसमें हो? हाँ। अच्छा, तुम लोग अच्छा, इसकी ये स्टोरी कंप्लीट करना ब्रेक से बाद फौरन मैं आपके पास आता हूँ। नाज़रीन, एक लिखते हैं शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हम अच्छे से अच्छी बात आप तक डिलीवर करें। मॉर्निंग शो का पर्पस ये होना चाहिए कि घर बैठे हुए जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशनल बात मिले अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मोबाइल नंबर भी देख रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए तो हम आपकी भी बात यहाँ तक सुन सकते हैं। लेट्स सी, मैं बात करूँ हमारे मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद। लेकिन बात चली थी मोहम्मद अली से, और उन्होंने बताया कि अगर हम दोस्त कोई एक सब्जेक्ट लेते तो सारे दोस्त हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी, ओवर टू यू, क्या कह रही है? वो इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू से सुना कि सब दोस्तों ने क्या लिया, इंजीनियरिंग ले ली। क्यों? अच्छा, अब अच्छा, वो दोस्त का नाम क्या था, अगर बुरा नाम? अय अल्लाह, चलो खैर, फर्जी नाम हो गया, वो एक और अली था, चले आगे चले। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा होता था कि एक दिन पहले ना फोन आ रहे होते थे, यार सब्जेक्ट कौन सा उठाओगे? अच्छा, सब ये कह रहे हैं अच्छा इंजीनियरिंग उठा लेते। क्यों?
या मुझे उसने कहा था मैं भी इंजीनियरिंग लूंगा। अच्छा और तुम क्यों उठा रहे हो? अच्छा, मुझे अपने उसने कहा टैलेंट था। का पता ही नहीं, जो सबने क्या हमने कर रही अच्छा है। ये भी नहीं पता कि इंजीनियरिंग ले क्यों रहे बस सब ले रहे हैं। अच्छा क्यों यार? सर ने कहा था देखो हमने बायो तो ली नहीं है, हम मेडिकल में तो जा नहीं सकते, कॉमर्स में जाएगा कौन? ऑप्शन यानी कि 2 हो गए ना इससे। हाँ। चलो ठीक है, ओके अच्छा, आगे अब चले। कॉमर्स में जाएगा कौन? अगर कॉमर्स लेना होता तो कंप्यूटर साइंस की क्यों मैट्रिक करते? तो इंजीनियरिंग ही वायबल ऑप्शन है, वही ले लेते ओके हैं। ले लिया फिर। अच्छा इंजीनियरिंग ले ली। अच्छा इंजीनियरिंग जब ले ली ना, अब जब सामने सब्जेक्ट्स आए, अब सब यार ये क्या ले लिया सारा मैथ और रेट तो मुश्किल। ये। अच्छा अब उसके बाद, अच्छा जिस दोस्त ने फोन करके आया था ना जो इंजीनियरिंग लेने, अच्छा उसके घर से भी उसे बोलते इंजीनियरिंग लेना। अच्छा अच्छा ये भी मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए अक्सर ना। अच्छा पेरेंट्स को भी नहीं पता होता हम इंजीनियरिंग दिला क्यों रहे हैं। किसी का सुन लिया उसका बेटा इंजीनियर है, तुम्हें भी इंजीनियरिंग लेनी, ओहो सारे इंजीनियर बन जाओगे, बाकी फील्ड क्या करेंगे? और होता पता है क्या है? अब इस वक्त मैं आपको सिनेरियो बताऊँ मार्केट में क्या, इंजीनियर्स इतने हो गए हैं ना कि अब इंजीनियर चाहिए ही नहीं, मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है लिटरली इंजीनियर्स की वाकई में। आगे चलते हैं, फिर क्या वो ले लिए सब। हाँ सबने इंजीनियरिंग। अच्छा जब हम लोग के फाइनल ईयर चल रहे थे ना, वो कह रहा था यार अब तो मैंने इंजीनियरिंग ले ली लेकिन अब मैं इंजीनियरिंग नहीं लूंगा। अभी वो बीएस अकाउंट फाइनेंस से उससे ग्रेजुएशन की। अल्लाह, उसके साथ तो वो प्रैंक हो गया मुझे लगा। प्रैंक हो गया। उसको असल में खुद पता ही नहीं था कि हम सब्जेक्ट उठा रहे, तो उठा क्यों लेकिन रहे, इस उसमें है स्टोरी क्या? से एक मैसेज बहुत अच्छा मिलता है कि सीरियसली लेना चाहिए चीज़ों को। अवेयरनेस देनी चाहिए, आपको Awareness बताना देनी चाहिए चाहिए, good. कि अगर आपको इंजीनियरिंग लेनी है तो आपको उस फील्ड के हवाले से आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है भी या नहीं। अब पता लगा आपका इंटरेस्ट ही कुछ और है, आपने बस उठा लिया कि सब उठा रहे थे, सब एक ही चीज़ के एक ही मतलब आप जैसे इस अगर फील्ड- मैंने आपकी ये तारीफ कर दी या कोई अक्सर मुझे जैसे कि यार तुम बहुत अच्छा ये करती हो, जैसे अमल ने यही करना है, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। एक मतलब खास वो चीज होती है, हर बंदे में बिल्कुल ऐसी। कैपेबिलिटी होती है, उसको फोकस करके किसी उसको के फोकस करके ऐसे नहीं लेना अब चाहिए। वो उससे चेंज करके बीएस अकाउंट फाइनेंस में चला गया। अच्छा मुझे कह रहा है अच्छा वो इस बार ना मेरे ना इंटर में नंबर कम आए, वरना ना मुझे ग्रेजुएशन भी ना इंजीनियरिंग से तो करनी दोस्तों ने पड़ती। मिलके उस बेचारे को एक अट्रैक्ट, अच्छा उस वक्त नहीं, एक नहीं होता एक दोस्तों वाला जुनून, चलो वही सब है तो हम भी पता कुछ एक नहीं साथ होता। बैठ लेकिन ये जाएंगे। चीज़ अवेयरनेस टीचर्स को भी देनी चाहिए क्लास में, और पेरेंट्स को भी फोकस। इमरान इस बात को जरा सा मैं कहूँगी 2-3 मिनट में शॉर्ट करें। इन्होंने एक बहुत अच्छा कहा कि बच्चे जब मैट्रिकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं तो उनका फोकस होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। देखिए उस वक्त जो चीज़ की डिमांड चल रही थी ना, ठीक है। जैसे एक ज़माने में 486 कंप्यूटर आता था, फिर उसके बाद पेंटियम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब कोर आई का चक्कर शुरू हो गया, फिर जनरेशन हो गया। Good. तो वक्त के हिसाब से उस वक्त की चीज़ें उस वक्त के लिहाज से सही होती हैं। अब जब पेरेंट्स ने पढ़ाई की होती है उस वक्त एक जहन में कॉन्सेप्ट डाला हुआ होता है कि भाई इंटर साइंस से करना है, बिल्कुल ऐसे। बस इंटर साइंस से करना है। अरे मेरे भाई इंटर साइंस से करना है तो तुम्हें इंटर साइंस से कर रहे हो, आगे तुम्हें कॉमर्स लेना है तो इंटर साइंस से तुम्हारे लिए बेकार है, तुम्हारी बेस ही नहीं बन पाएगी। इंटर कॉमर्स से करोगे तो आगे की फील्ड में जाओगे ना, BBA, ACCA, CA, ICMA, साइंस से भी जा सकते हो, लेकिन आपकी बेस नहीं बनी होगी। तो अगर आप अपने जहन से सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये निकालें कि इंटर साइंस से करना जरूरी, उसके लिए जो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल की तरफ जा रहा है। अगर कॉमर्स की फील्ड में CA, BBA, MBA, ICMA, ACCA करना है तो भाई इंटर आपको कॉमर्स से करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप अपने अंदर रुझान देखो। जिस ज़माने में मैंने कॉमर्स लिया था, मेरे फादर बहुत दूरंदेश थे, उस ज़माने में कॉमर्स लेने वाले को वो समझा जाता था कि वो फेल है, तभी उसको कॉमर्स मिली है। उसकी परसेंटेज नहीं आई तो बेचारे को कॉमर्स मिल गई है। तो जब मैंने लिया था तो मेरे नाना का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि यार बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है, बेवकूफ़ है, कॉमर्स दिला रहा है। क्योंकि उस वक्त कॉमर्स का रुझान ये था कि यार कॉमर्स है तो भाई 50% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आज आप देख लीजिए, अगर आप उठा के गूगल पे सर्च करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा एडमिशन ही कॉमर्स में होते हैं। कॉमर्स में लाइनें बेशुमार हैं, BBA, ACCA, ICMA, और आप CA भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास लाइनें बहुत ज़्यादा कॉमर्स के अंदर आपके अंदर आ गई हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते हो तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास जो है आपको इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनना, अगर NID में दाखिला हो गया तो वारे नहीं आ रहे, कल सस्ते में हो जाएगा। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ गए तो 18 से 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ओहो अच्छा, इसी तरह मेडिकल में आप आ जाए तो मेडिकल भी बहुत महंगी तालीम है। अगर आप कॉमर्स के ऊपर आते हैं तो कॉमर्स में आपके पास ये एडवांटेज है कि अगर आप BBA करते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो 8 से 10 लाख में पड़ जाएगा। अगर आप CA करते हो तो वो भी आपको 7-8 लाख रुपए पड़ जाएगा। ACCA भी करते हो ना तो ACCA आपको 6 से 7 लाख या मैक्सिमम 8 लाख में पड़ जाएगा, कंप्लीट पड़ जाएगा। और इसमें इंटर्नशिप के बाद जो पैकेज की आपकी सैलरी लगती है वो 6 डिजिट में होती है स्टार्टिंग में। ये जो आपने अभी इतने लाखों की बात की, कल भी मैं एक फैमिली में बैठी थी, उन्होंने मैंने कहा कह रहे दोनों बेटियां जॉब कर रही हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या किया, तो उसने कहा मेडिकल। तो मैंने कहा तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट बनाते। कह रही है कि अब देखिए ना
हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं कर इमरान। सकता। इतनी मुझे दुख भी हुआ कि बच्ची इतनी अच्छी उसकी तालीम सब कुछ, उसने कहा कि 7-8 लाख रुपए हो तो मेरी बच्ची प्री मेडिकल या इसको आगे लेके चलती है। तो यकीन करिए ये तमाम चीज़ें बड़ी मतलब डिसहार्ड कर देती हैं कभी कभी कि आगे बढ़ने के लिए। यानी कि फ्यूचर प्लान मैं देखती हूँ कि गोरों की एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपके पास आऊँगी 2 मिनट में इसको क्लियर कीजिएगा कि मतलब गोरों की बल्कि बहुत सारी मुल्कों की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्री प्लान बनता है। जस्ट लाइक आप घर एक बना रहे हैं उसके भी पिलर शुरू से स्ट्रॉन्ग करें। तो हम लोग क्यों नॉन सीरियस क्यों हैं अभी तक? हम लोगों ने अपने बच्चों की प्लानिंग कि उन्होंने फ्यूचर में क्या आगे वर्क करना है या कोई भी स्किल है या दर्जी बनना है या कुछ भी वटेवर, हम क्यों नहीं सीरियस होते हैं? आप क्या कहते हैं? जबकि जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है आगे जनरेशन लेके चलनी है। ओवर टू यू। अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने भी बात करी थी इनफरादियत की, कि हर बच्चा जो होता है ना वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ होता है। वी शुड लेट दैट बी एक्सप्लोर्ड प्रॉपर्ली। ऐसे ही ठीक है। सो बच्चे को सबसे पहले जो है इतना इनेबल करना चाहिए है कि वो जो है एक्सप्लोर कर सके, उसको इतना उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इतना डेवलप करने की उसको एबिलिटी देनी चाहिए। क्लासरूम्स भी इतने इनेबल होने चाहिए हैं, घर भी इतने इनेबल होने चाहिए, एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे गो हैंड्स इन हैंड्स। ये लोग एक ही टीम के 2 हिस्से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स बिल्कुल अलग बता रहे हो और स्टूडेंट्स टीचर्स बिल्कुल अलग बता रहे हो। दूसरा, एजुकेशनल सिस्टम इटसेल्फ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं तो देखिए ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो भी इदारा है वो अपनी डिग्री सेल करेगा। दूसरा, जैसे हमने लास्ट बात करी थी, हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो हम कोहॉर्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यही जैसे उन्होंने कहा एक जाएगा तो 4 और जाएंगे। पूरे ख़ानदान, मेरे ससुराल में पूरा ख़ानदान इंजीनियर है और उनके मेरे ससुराल में मेरे जो हस्बैंड है वो इंजीनियर है, उनके सारे बहन भाई इंजीनियर हैं और उनके सारे स्पाउस भी इंजीनियर हैं। लाइक आई एम ऑल्सो इंजीनियर, और जो मेरे सारे नंदोई हैं वो भी इंजीनियर है, सब इंजीनियर। कोई बात, क्योंकि मेरे ससुर चाहते थे कि 10 आउट ऑफ 10 इंजीनियर्स हों, लाइक उनके 5 बच्चे भी और उनके स्पाउस भी। अच्छा, लेकिन इनमें ये होगा किसी को प्रेशर नहीं किया, सबका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना। सबका और अच्छा, ये interest इंटरेस्ट बड़ा automatically पॉजिटिव रहा, यानी कि मैं कहूँगी हर लिहाज से, इनकम के लिहाज से, पर्सनालिटी के हिसाब से, वर्क के लिहाज से कोई बुरा नहीं था। लेट्स सी हम इसको इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान, ज़रूर इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-1 मिनट के मैं मैसेज लूँगी और फिर हम इसको एंड करते हैं। इमरान, सबसे पहले ये कैमरा में चाहूँगी आप एक मैसेज। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि लोगों के काम आए, हेल्प करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मछली पकड़ना सिखा दें, मछली पकड़ के मत दें। पढ़ाएं बच्चों को अपने। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ सकता और उसको फीस नहीं भर सकता तो हमसे रुजू करे, हमसे जो हो सकेगा उसके लिए करेंगे। ACC और CA की तालीम भी उनकी दस्तरस से बाहर नहीं है। कुछ अदारे कराची के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे हमारे उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो 2 से 3 बच्चों को वो स्कॉलरशिप देते हैं फुल, और 2 से 3 बच्चों को वो 50% स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो बच्चा ऐसा पढ़ना चाहे तो उसको हम जो है अपने उसके साथ देंगे, उसको पढ़ाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ कोई काम भी करना चाहता है और उसने पढ़ाई की है और उसको जॉब चाहिए, जॉब मिलने में उसको मुश्किलात है, तो हमसे रुजू करें। बस आप अपनी कोशिश करें, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है और आगे बढ़ सकता है वो। अच्छा, आप अपना कोई फेसबुक आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप अपना फेसबुक बता दें क्या? मेरा सर इमरान खालिक के नाम से जो है वो फेसबुक का जो पेज बना हुआ है, और अगर गूगल पे भी आप सिर्फ सर इमरान खालिक लिख देंगे तो सबसे पहले मेरा ही आ रहा होगा। गुड हो गया, वेरी गुड। नहीं, हम अगर एक ब्रिज बने तो आप कोई पॉजिटिव वर्क कर लें, लोगों को फायदा बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए बच्चा अगर जब पढ़ लेगा ना तो वो कुछ बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बच्चे जो आपको भी पता है कि मैंने गोरकन के बच्चे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, मैंने चौकीदार के बच्चे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, मासी के बच्चे को भी पढ़ाया, होटल वाले के बच्चे को भी पढ़ाया है। आई फील वेरी प्राउड कि आप मेरे साथ मुझे बहुत खुशी होती है, है क्योंकि मुझे इस चीज़ पे बहुत खुशी होती है। बल्कि मैं तो अगर घर से कुछ सामान लेने आता हूँ, मेरे घर वाले मना करते हैं भाई आप मत जाना, क्योंकि मैं अगर फर्ज करें कभी एक लीमू लेने के लिए भी चले जाऊँ तो मैं उस दुकान पे जा रहा होता हूँ तो वो चाय मंगा लेता है मेरे लिए पहले से ही। यानी मैं उससे रिस्पेक्ट बनाई 10 रुपए का लीमू ले रहा हूँ और 70 रुपए की चाय पिला रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये आपने रिस्पेक्ट बनाई है ना, आपकी सोच थी, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अपनी प्यारी बहन की तरफ चलती हूँ, मजबीन अलवीना जी। ये कैमरा सिस्टर, आप बताइएगा कोई मैसेज? मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को ये सिखाइए कि वो साथ साथ जो है तालीम के साथ साथ जो है वो स्किल्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली तवज्जो दें और उनको सवाल करने की सलाहियत दें।
और बताओ ना कोई और भी, क्या इतने मुख्तसर से अच्छी सी मैसेज और अच्छा, उनको मौका सवाल है, करने अच्छा। की, अब बच्चों को अपने सवाल करने की सलाहियत दीजिए, इस तरह से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो डेवलप होगी। जैसे हमें लग रहा है कि इंजीनियरिंग का दौर नहीं है, जबकि सारे जो बड़े ममालिक हैं वो इंजीनियरिंग की वजह से ही तरक्की पाए हैं। Good. ऐसा क्यों है आखिर कि पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट पूल होने के बावजूद भी इंजीनियर्स का वैसे तरक्की नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारे इंजीनियर्स सोचते ही नहीं सही से, उनको सोचने की सलाहियत नहीं दी जाती ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। जब वो सोचेंगे नहीं तब वो अपने मसाइल को एक चैलेंज के तौर पे देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखेंगे। जब वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखेंगे तो उसका सोल्यूशन बना के दुनिया को कैसे बेचेंगे और पैसे कैसे कमाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इंजीनियर खुद है ना तो ज़्यादा ब्रीफिंग अच्छी कर दी। चलिए जी, हमारे साथ है मोहम्मद अली, एनजेएफ स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए। ये कैमरा मेरे जी, प्यारे मैं भाई मैसेज हैं। देना चाहूँगा, पहले तो आप अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें और नंबर के बेस पे किसी की भी आप एबिलिटी को जज ना करें। ज़रूरी नहीं है कि 80% जिसके या अबव 80% आएंगे वही आगे कामयाब होगा। गुड हो गई जी। अच्छा, आपने पर सोचा नहीं, लेट्स सी, फर्स्ट टाइम आए हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मजबीन थैंक यू, अली आपका शुक्रिया, इमरान खान बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यकीन करें मेरी मज़ीद आज नॉलेज में इजाफा हुआ है। जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है। एक बात कहूँगी कि मॉर्निंग शो करने का ऑलवेज़ ये हमारा मकसद होता है कि आपको एक पॉजिटिव आप तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए और आप नई बात को नए अंदाज में सीखें। कुछ ऐसी बात ना हो जो आप समझें कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है, लेकिन इस मॉर्निंग शो का करने का मकसद, मैं थैंक यू सो मच माय डायरेक्टर अर्श, जो ये कॉन्सेप्ट और कंटेंट लेकर आए कि अपने मुल्क के टैलेंटेड लोगों को, यूथ को, स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर वुमेंस को और एक पॉजिटिव गुफ्तगू को अपने इस मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ आप तक पहुंचाया जाए। तो वीनस एंटरटेनमेंट का ये मैं कहूँगी कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पॉजिटिव अंदाज में आपको मॉर्निंग मिले, ताकि ख़वातीन घर में जो बैठे हुए प्रोग्राम देख रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात डिलीवर हो। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश जारी है। और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह।